प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नदिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की रेल, बिजली और सड़क क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पहले दिन हुगली के आरामबाग में जनसभा को संबोधित किया और फिर राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात की। कृष्णानगर में उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ कहा। बंगाल में टीएमसी ने मां माटी और मानुष का नारा लगाकर ये यहाँ की माताओं बहनों का वोट लिया और उन्हें गुमराह किया। आज मां माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। पीएम ने कहा कि बंगाल में स्थिति यह है कि यहाँ पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। चलिए, इसी खबर की ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे आलोक जी का। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। बिल्कुल आलोक जी, हम देख रहे हैं कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीट का आखिर क्या गणित बैठ रहा है? देखिए, 42 सीट का जो गणित बैठा है बहुत अच्छा है। पिछली बार 18 और आप 22 की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब की बार लगता है कि इनको ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ जिसको उजागर किया गया, और केवल बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बात को देखा गया और समझा गया, हमें लगता है वो चुनाव आने में बड़ा एक मुद्दा बनेगा। साथ में आपने देखा कि कल किस तरीके से 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, उसमें कुछ उद्घाटन भी किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह चरमरा गया है। 37 साल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी और उसके बाद जो आप देख रहे हैं टीएमसी की जो सरकार आई है, उसके अंदर जितना भ्रष्टाचार उजागर होकर समेत देखने को मिल रहा है। साथ में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शेख शाहजहां को इनडायरेक्टली उजागर किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, वो भी आपको देखने बात है। शेख शाहजहां केवल एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि एक मानसिकता होगी जिसको बीजेपी भुनाने का कोशिश करेगी। साथ में अभी मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जूट है वो सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, और यूपीए सरकार ने जूट की जगह पॉलिथीन के बैग लगा दिए थे, और जब बीजेपी आई तो उन्होंने पॉलिथीन के बैग को खत्म करके जूट की अनिवार्यता कर दी है। जूट पे उन्होंने एमएसपी भी काफी बढ़ाया है, और कई हजार करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो जूट बनाने वाली जो कंपनियां हैं ज्यादातर बंगाल में है, उन्हीं को मिलता है। तो कुल मिला के आर्थिक रूप से, कुल मिला के महिलाओं को, कुल मिला के कानून और व्यवस्था को देखते हुए जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, हमें उम्मीद है कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो अकल्पनीय होगा बंगाल के लिए। और आप देखिएगा कि पिछले जो आंकड़े थे उसको तोड़ते हुए बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आलोक जी, इस बार के आंकड़े की बात करें तो 42 में से कुल 35 सीट का लक्ष्य लेकर बीजेपी का टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको कैसे पाती हुई नजर आएगी? देखिए, पिछली बार भी काफी बड़ा टारगेट लिया था और बाद में जो है अमित शाह जी ने उसको 22 कर दिया था, और मैंने भी एक चैनल पे बैठ के एनालिसिस की थी एक सीट की, तो हमको 18 तक निश्चित दिखाई पड़ रहा था और 18 सीट आ गई हैं। 42 में 35 एक अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं बंगाल में जो है वो बहुत जगह आप डेमोग्राफी देखेंगे वो मुस्लिम डेमोग्राफी है, जो जाहिर रूप से जो है बीजेपी को वोट नहीं देने वाली है।
कई जगह 70% से ऊपर है, उसको बीजेपी वहां पे कैसे टैकल करेगी ये देखने की बात है। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से आपने देखा संदेश खाली से जो देश को या प्रदेश को जो संदेश जा रहा है, इस बार जिस तरीके से बीजेपी उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो भुक्तभोगी हैं, जो इसमें दुखी लोग हैं, जिनके साथ अपराध हुआ, उनके साथ जिस मजबूती से बीजेपी खड़ी है, तो हमें उम्मीद है कि जो जनता है उसको बीजेपी पे विश्वास आएगा बंगाल की, और इस बार जो है दिल खोल के जो है बीजेपी को वोट मिलने चाहिए और जो 35 का लक्ष्य है वहां तक पहुंचना चाहिए। लक्ष्य हमेशा बीजेपी आप देखती है बढ़ा के रखती है, लेकिन जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है, और लेकिन उसमें उम्मीद की जा सकती है कि ये लक्ष्य के काफी करीब तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आलोक जी, देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी अपना लक्ष्य कितना पूरा कर पाती है और जनता के दिलों में बैठ पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी 6 मार्च को बैठक करने वाली है। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद भाजपा आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। इससे पहले दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों के 155 लोकसभा सीटों पर देर रात तक मंथन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के शासित राज्य के सीएम भी मौजूद रहे। तब से रोजाना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दिनेश जी का रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पे। बिल्कुल, यहाँ पर जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी की बात करें तो देर रात तक बैठकों का दौर जारी है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कहती है फिलहाल बैठक पे, क्या कुछ खास नजर आ सकता है? देखिए कल गुरुवार शाम को जो है मतलब जो बैठक चली तो ये मान के चलें कि काफी देर तक चलती रही। सुबह करीब 3:30-4 बजे तक जो है वो बैठक चलती रही। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मतलब एक 3-4 राज्य जो थे उनके दौरे पे निकल गए और पूरे मैराथन दौरे जो इनके पीएम के आपने देखा कि चल ही रहे हैं। दूसरा देखिए कि इस बार जो है मतलब जो बैठकों में ये चला कि ठीक है जो मतलब कि संभावित जो मतलब जैसे कि सांसद जो है 2 से ज्यादा बार जो लड़ चुके हैं या 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका मतलब कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद उनकी टिकट काटी जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। दूसरा देखिए आम वर्ग से जैसे कि किसान वर्ग से हो गया या महिला हो गई या युवा जो है उनको चेहरे मतलब उन चेहरों को जो है ज्यादा मौका मिल सकता है। दूसरा उसके अलावा ये देखिए जैसे कि मतलब जो पुराने कुछ चेहरे हैं मतलब एकदम से चौंकाने वाली ऐसी चीजें नजर आएंगी हमें इस बार लिस्ट में, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मतलब उससे पहले, क्योंकि उस दिन जो गुरुवार को रात को जो बैठक गई जो देर सुबह तक चलती रही, तो उसमें कातिल जी मान के चलें कि करीब 100 से 120 जो है उन नामों पर मोहर करीब करीब लग चुकी है और कुछ उसमें डिफिकल्ट सीटें भी थी, उन पर भी चर्चा की गई है। तो आगे जैसे देखिए जो 6 मार्च को जो बैठक होने वाली है सीट की, उसमें जो मतलब है कि डिफिकल्ट सीट्स होगी और अन्य जो सीट्स होगी उन पे करके बाकी जो दिग्गज चेहरे उन सभी पर चर्चा करके और उम्मीद ये करते हैं कि करीब 150 सीट जो है वो अनाउंस कर दी है। हो सकता है उससे पहले मतलब कि 100 सीट्स के आसपास की जहां तक बताई जा रही है उस पर क्या सही है कि ठीक है कि आजकल में जैसे कि जो बताई जा रही है जो उससे कभी भी जारी कर सकते हैं, वो कहने का केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का वो अपने आप तय करेगा कब करना है कब नहीं करना है। लेकिन देखने को ये मिलेगा, जरूर मिलेगा कि हाँ ठीक है मतलब अपने तरीके से प्रयोग जो है वो करने में जैसे कि महारत हासिल है भाजपा को, तो अपने तरीके से जो मतलब उससे पहले जैसे कि अपने नवाचार भी किए गए इन्होंने, जैसे कि इससे पहले जो चुनाव रहे और अभी जो हमें देखने को मिल सकता है जैसे नमो ऐप के थ्रू या जैसे अन्य जो है सर्वेक्षण एजेंसी जो है उनके थ्रू इन्होंने बहुत सारी जो है अपनी कवायद जो की थी, उसी के आधार पर जो है एक तरह से जो है जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। तो उसी को देख करके हमें जैसे देखने को मिलेगा कि भाई जो पिछली बार जो थे मतलब कुछ सीट्स ऐसी थी जिसपे कि चुनाव हार गए थे, अब जैसे कुछ जो सांसद ऐसे भी थे जो कि जैसे कि जो चुनाव लड़ करके मतलब जो अपने जो एमएलए थे वो जीत गए थे, उनको कुछ को मंत्री बना दिया गया, कुछ को रिटेन करना अगर पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो उधर जैसे कि मुझे लगता है जैसे कि जो अपना क्या नाम है एमपी के बोले हैं, राजस्थान के बोले हैं या छत्तीसगढ़ बोले हैं, तो उनमें से कुछ को रिटेन कर लेंगे, कुछ को जो है दोबारा लोकसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। तो यही सब कहना लगा। बाकी जैसे कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके साथ में बैठ करके सभी जो प्रदेश है जिन जिन पे चर्चा होनी है तो उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके जो शीर्ष नेता जो हैं उनके साथ बैठक हुई और एक एक मुद्दे पे बहुत गहन तरीके से और चर्चा दोबारा भी 6 तारीख को देखने को मिलेगी और उसमें यही मतलब कयास लगा जो होगा मतलब प्रदेश के भले के लिए
और नई तरीके से बिल्कुल नवाचार देखने को मिलेगा और चौंकाने वाले चेहरे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, इस बार क्या परफॉर्मेंस के बेस पर टिकट दिए जा सकते हैं? अगर भोपाल की बात करें, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की बात करें, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के सांसदों को टिकट नहीं मिल सकता है, तो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसे जो है सर्वे करवाए गए, जैसे आरएसएस का अपना अलग सर्वे है, या जो अध्यक्ष हैं उनका अपना अलग सर्वे है, और केंद्रीय नेतृत्व जो है उनका अपना अलग तरीके से, गृह मंत्री वगैरह जो है अपने तरीके से एक एक कार्यकर्ता से बैठते मिलते रहते हैं। तो उन सभी का समावेश एक तरह से रहेगा, और मतलब कि ये तो पूरी तरह के आकलन, एवेल्युएशन जो उनके काम का होगा कि पूरे 5 साल, पिछले 5 साल सांसद ने कितना अपने क्षेत्र में कितना समय दिया, कितना कार्य किया, जनता कितनी उनसे संतुष्ट है। तो सभी का सर्वेक्षण जो है वो आकर के, सभी का समावेश करके, सभी का आकलन करके उसके बाद में टिकट जो है उसके मतलब जो प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। और देखने को लेकिन यही मिलेगा कि जो भी चीज जैसे होंगे तो पूरे तरीके से पूरा एक बहुत गहन अध्ययन और गहन सर्वेक्षण के नाते जो चीज चली, तो उसी को लेकर के सारी चीजें हैं वो जो कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी। बिल्कुल, इस बार 155 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। इस बार अगर बीजेपी के टारगेट की बात करें तो फिलहाल क्या नजर आ रहा है, किस तरह की रणनीति इस वक्त बीजेपी की नजर आ रही है? देखिए काजल जी, जैसे कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया एनडी के लिए, और खुद के लिए जैसे कि भाजपा के लिए दे रखा है 370 प्लस। तो देखिए मुझे लगता है कि कोई बहुत मतलब जैसे चुनाव में था 200 प्लस, दूसरे चुनाव जैसे कि दूसरा मोदी काल जो रहा तो उसमें 300 प्लस था। तो अब 400 प्लस का जैसे इन्होंने नारा दे रखा है, मतलब जैसे अपने देखिए एनडी के पूरे के लिए, तो बहुत ज्यादा मतलब कि थोड़े मुश्किल तो देखिए होंगे, क्योंकि अपने तरीके से एकदम से, क्योंकि थोड़ा जो टारगेट जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी सेट किया था, क्योंकि इजी अगर टारगेट होगा तो कोई बच्चे आराम से कर लेगा से, लेकिन उस नाते जो है आगे जितना भी इतना मुश्किल होगा। तो अपने जैसे देखिए इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, जहां पर अपने ही लड़ने के लिए, और उसमें मतलब उसमें कई चीजें का समावेश नहीं है, तो उस चीज से जब तक फुर्सत नहीं है। दूसरा देखिए जैसे कि मतलब 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण बनती है, राम, नाम और काम। राम का जैसे कि नाम मतलब बोलेंगे, जैसे कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि राम मंदिर जब बनाएंगे तो बना दिया से, उसका बनाने के बाद देखिए मतलब पूरी एक तरह से राम लहर जो चली सारे देश में, तो उससे टक्कर पाना एक तरह से अपने आप में विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। दूसरा बोले नाम, मोदी जो है उन जैसा नाम जो है विपक्ष के पास अभी फिलहाल नहीं है, तो उससे कैसे टक्कर लेंगे, तो वो सोचने की बात है। तीसरी इवैल्यूएशन की बात है काम, क्योंकि काम जैसे जिस तरीके किया गया, जैसे कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे मतलब कि गृह योजना की बात करें, या चाहे मतलब जो भी चीजें जैसे भी हैं, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे की बात करें तो पिछले जो ठीक इससे जैसे मोदी काल से ठीक पहले के जो यूपी के 10 साल थे, उसमें मेरे ख्याल से जितना खर्च किया गया उससे 10 गुना से ज्यादा जो है वो खर्चा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी सरकार ने किया पिछले 10 साल में। तो वो अपने आप नजर भी आते हैं हर चीज को लेकर के। दूसरा शौचालय वाला जो इशू है, तो देखने में वाला की बात करने में छोटी है, लेकिन जैसे कि 12-14 करोड़ लोगों को जो शौचालय मिला, तो उनके घर के जो वोट हो गए या जिनको घर मिला, तो वो अपने आप में एक तरह से मान के चलें कि अपने आप में लक्ष्य साधने की चीज है। दूसरा देखिए संकल्प सिद्धि वाली जो उनकी जो यात्रा है, तो उससे देखिए कि हर किसी जो लाभार्थी उससे मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है, और एक डोर स्टेप पे जाकर के जो डोर डिलीवरी वाले करने वाला काम है, तो उसको लेकर के जो है विपक्ष के पास उस रणनीति की कोई टक्कर नहीं है। तो इसलिए वाली चीज ये है कि कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए जो है बीजेपी नजर आती है। दूसरा देखिए जैसे कि ओबीसी वर्ग की जैसे कि आजकल बहुत चर्चा चल रही है, बिल्कुल, तो ओबीसी का मान के चलें कि पहले यूपीए जो सरकार थी, तो उस वक्त जैसे पहले इनका वोट बैंक जो था वो करीब 40% के आसपास था, लेकिन बाद में इनका छिटकता चला गया, और आज की डेट में से पिछला जो चुनाव था काजल जी, उस वक्त करीब 24 या 25% जो है ये यूपीए के पास में था, कांग्रेस के पास में था, और 44-45% जो है वो ओबीसी वोट बैंक जो है वो भाजपा को मिला। तो इन चीजों को सभी को समावेश करके, दूसरा जैसे महिलाओं के लिए जैसे कल्याणकारी योजनाएं लेके और बहुत सारी चीजें की, तो मतलब देखिए कहीं ना कहीं जैसे कुछ ही बोले, लेकिन वो जैसे कि मतलब कहते हैं भाई आएगा तो मोदी जो है, उस बात से टक्कर जो लेने वाली चीजें हैं वो अभी तक समझ नहीं आती, क्योंकि विपक्ष अपने एकजुट अगर हो भी जाता है, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं बात करें, तो कहीं ना कहीं आपसी इनके जो रिफ्ट है, आपस में गठबंधन जो है पूरे तरीके से समावेशी नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर के ही कहीं ना कहीं जो है मतलब वो दरार जो है वो नजर आती रहती है। तो उसको लेकर के जनता के बीच में ये एक तरह से संशय है कि भाई हम लोग वोट दे के कहीं अपना वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि पूरे तरीके से इनका कोई लक्ष्य जो है वो ज्यादा कितना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और अगर 400 नहीं होगा तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं रहेगा, तो इतना कोई डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, विपक्ष को अगर आगे जाना है तो अपने तरीके से इफेक्टिव रणनीति जो है वो करने की बात करनी पड़ेगी, तभी ठीक रहेगा। अभी जैसे ताजा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि खड़गे जी जो है उन्होंने कोई नितिन गडकरी उनके किसी बयान को तोड़ मरोड़ के शायद को पेश किया, जिसका खंडन नितिन गडकरी ने भी किया भी मेरे ख्याल से। तो उस बात को लेकर के, तो इस तरह की चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मतलब संशय होता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी कुछ इस तरह की बात बोल रहे हैं, या राहुल गांधी जी किसी न किसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं,
तो उस चीज को लेकर जनता के बीच में एक जो है इफेक्टिव जो है मैसेज जो है जल्दी नहीं जा पा रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं संशय और वोट बैंक जो है नैरेटिव जो सेट नहीं कर पा रहा है। तो उसको लेकर के बहुत मुश्किलात इनको पेश आएंगी। और अभी जैसे दिन ये मान करें कि 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, मतलब पहला चुनाव जो भी रहेगा, तो मुझे लगता है जैसे कि 10 से 15 तारीख के बीच में आचार संहिता लग जाएगी और उसके जैसे मतलब जैसे आगे जैसे जो रूल रेगुलेशन जो है फॉलो करेंगे, तो ये मान के चलें कि अप्रैल और मई में जो चुनाव होने हैं तो किस तरीके से पार पा पाएंगे इनको सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी के हिसाब से मुश्किल लग रही है इनकी राह, क्योंकि जैसे इसी तरीके से चलते रहेंगे तो जनता के बीच में किस तरह का कोई नैरेटिव या किस तरह का संदेश जो है पॉजिटिव इनका नहीं जाता है। बिल्कुल दिनेश जी, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में यूनिटी की बड़ी कमी है। चलिए देखने वाली बात होगी आखिर कि इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल के आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सीसी की बैठक होगी 6 मार्च को। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ खास इस बैठक में नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के लिए 6 सीटें देने का फैसला किया है। इन सीटों में 2 अपना दल S2 रालोद और 1 सीट सुबह सपा को देने पर सहमति बन गई है। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 80 में से 52 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए गए हैं। इन उम्मीदवारों में 14 हारी हुई सीटों के उम्मीदवारों के साथ हाई प्रोफाइल सीटों के प्रत्याशी भी शामिल है। पार्टी सूत्रों का कहना है सहयोगी दलों में अपना दल एस को मिर्जापुर और सोनभद्र, रालोद को बिजनौर और बागपत सीट दी जा सकती है। निषाद पार्टी को संत कबीर नगर और सुबह सपा को घोसी सीट दी जा सकती है। हालांकि इन दलों ने कुछ और सीटों पर भी दावा किया हुआ है। जल्दी सहयोगी दल भी इन पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। पार्टी सूत्र ये भी कहना है उनका कि बीजेपी ने उम्रदराज और नॉन परफॉर्मेंस वाले सांसदों को इस बार टिकट ना देने का फैसला लिया है। साथ ही 75 पार के दायरे में आने वाले सांसदों का भी टिकट कट सकता है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के लिए 6 सीटें देने का फैसला किया है। यूपी की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 80 में से 52 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए गए हैं। इन उम्मीदवारों में 14 हारी हुई सीटों के उम्मीदवार के साथ हाई प्रोफाइल सीटों के प्रत्याशी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही पार्टी सूत्रों का कहना है कि सहयोगी दल में अपना दल एस को मिर्जापुर और साथ ही साथ सोनभद्र, रालोद को बिजनौर और बागपत सीट दी जा सकती है। निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी को संत कबीर नगर और सुबह सपा को घोसी सीट दी जा सकती है। हालांकि इन दलों ने कुछ और सीटों पर भी दाव किया हुआ है। जल्द ही सहयोगी दल भी इन पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने उम्रदराज और नॉन परफॉर्मेंस वाले सांसदों को इस बार टिकट ना देने का फैसला किया है। साथ ही 75 पार के दायरे में आने वाले सांसदों का भी टिकट जो है वो कट सकता है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव बन चुके हैं। प्रशांत, 80 में से 52 सीटों की बात करें तो उम्मीदवार लगभग तय है। फिलहाल क्या गणित बैठ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठक लगातार 2 दिन से दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर समर्थन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के एनडीए गठबंधन में यहाँ पर बसपा, निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल 3 पार्टियां यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और ऐसे में उनको सीटें देना भी महत्वपूर्ण है। तो एनडीए की तरफ से जो है 57 सीटें तय मानी जा रही है कि जल्द ही इनके नामों की घोषणा हो सकती है। तो कुछ पुराने सांसदों के भी नाम कर सकते हैं और नए लोगों को इसमें मौका मिल सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से अपना दल सोनेलाल पटेल और इसके साथ ही निषाद पार्टी और एक सीट जो है यहाँ पर बसपा को देने की बात चल रही है, जिसमें बसपा को दूसरी लोकसभा और उसके साथ ही निषाद पार्टी को यहाँ पर कबीर नगर से सीट मिल सकती है। तो वही अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 2 सीटें जिसमें अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर से सांसद है और उसके साथ ही रॉबर्टगंज एक सीट 2 सीटें जो है अपना दल को मिल सकती है। 57 सीटों पर मंथन चल रहा है कि प्रत्याशियों को उतारना है और इन 57 सीटों उन सीटों को दिया जा रहा है जिसमें प्रत्याशियों को बदला जाना है। माना जा रहा है कि पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होनी है और जिसमें इन प्रत्याशियों को जगह दी जाए, इस पर खास चर्चा विमर्श चल रहा है। तो वहीं आरएलडी भी अब एनडीए गठबंधन में किया है। 2 सीटें, एक बागपत और बिजनौर
2 सीटें दी जा सकती है। उसमें भी देखा जा रहा है कि आरएलडी की तरफ से 3 सीटों की मांग की गई है, तो बसपा की तरफ से 2 सीटों की मांग की है। अभी तमाम जो दल है 1 सीटों की और मांग कर रहे हैं। तो वहीं अपना दल सोनेलाल की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल के पहले से ही 2 सांसद प्रदेश में, ऐसे में वो करीब 4 सीटों की मांग कर रही है। विचार जो चल रहा है कि 9 सीटों पर मंथन यहाँ हो पार्टी सोनेलाल पटेल का जो दबाव है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें दी जाए, इस पर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लगातार मंथन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं कि अपना कहाँ प्रभाव है और कौन सी सीटें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत हो सकती है, तो ये पूरा मंथन चल रहा है। जी चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट और ऐसे में अब यहां पर कहीं ना कहीं 6 सीटें देने का फैसला जो है वो किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। लालू यादव ने कांग्रेस से कहा कि अब समय नहीं बचा है और सीटों का बंटवारा कर चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर भी विचार करना चाहिए और घूमना फिरना बंद कर अब लोगों को इकट्ठा करने की रणनीति बनानी चाहिए। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भूमिका को लेकर बेबाकी से अपनी बातें उन्होंने रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस बार मोदी नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। तो बता दें आपको, लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है और ऐसे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी भी कहीं ना कहीं जताई है। लालू यादव ने कांग्रेस से कहा कि अब समय नहीं बचा हुआ है और सीटों का बंटवारा कर चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लालू यादव ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर भी विचार करना चाहिए और घूमना फिरना बंद कर अब लोगों को इकट्ठा करने की रणनीति बनानी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भूमिका को लेकर बेबाकी से अपनी बातें उन्होंने रखी और इसके साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं। सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस बार मोदी नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं शुरुआत होते से ही जो इंडिया गठबंधन है वो विवादों के घेरे में रहा है। चाहे हम टीएमसी की बात करें, चाहे आपकी बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए लालू प्रसाद यादव यहां पर नजर आ रहे हैं और खुली नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन भी है और ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं रैली की बात करें, जन विश्वास महारैली की बात करें तो वो भी आयोजित होना और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत के लिए राकेश कुमार जी का रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इंडिया गठबंधन की बात करें तो जब से शुरू हुआ है सर, कहीं ना कहीं ये विवादों के घेरे में रहा है। टीएमसी की बात करें, आपकी बात करें, अब लालू प्रसाद ने भी यहाँ पर नाराजगी जताई है, सीधा निशाना साधा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि यात्रा पर ध्यान दे, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति भी बनाते हुए नजर आए। देखिए काजल जी, जब से इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है तब से कहीं ना कहीं इसमें खटपट रही है। पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की थी, जो बिहार के सीएम है, उन्होंने इसकी अगुवाई की थी और पहली बैठक पटना में हुई थी इंडिया अलायंस की। और उस समय एक बड़ा ऐलान हुआ था कि सब एक साथ, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सीटों के बंटवारे में कहीं किसी तरह की उलझन नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने इसकी अगुवाई की, जो इसके संयोजक बनने वाले थे, कन्वेनर बनने वाले थे, सबसे पहले वही इस अलायंस से अलग हुए। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार के दौरे पे हैं और औरंगाबाद और बेगूसराय में 34,000 से अधिक के विकास परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी है।
लोकार्पण किया है उसका। और प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी भी मंच पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की और यह भी दोहराया कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलती से इंडिया अलायंस में चला गया था, भविष्य में मैं कभी इंडिया अलायंस की तरफ, महागठबंधन की तरफ रुख नहीं करूंगा और आपके साथ रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी के जी बात पूरी कीजिए राकेश जी अपनी। जी, जैसे ही वहां से नीतीश कुमार अलग हुए, अब तक सीटों का बंटवारा तय हो पाया है, ना उन्होंने अपने नेता का चुनाव किया है कि किसके नेतृत्व में, आखिर पीएम मोदी के सामने उनका कौन फेस होगा, कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस की ओर से, ना अब तक ये तय कर पाए हैं, ना उनकी कोई नीति देश के लिए कोई क्या उनका विजन होगा, ये भी सामने नहीं आ पाया है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे व्यस्त हैं और अब तक न सीटों का बंटवारा हो पाया है, न नामों की घोषणा हो पाएगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और आप जानते हैं कि वक्त बहुत कम बचा है, संभवतः अप्रैल में ही चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के आम चुनाव। और ऐसे में लालू जी की नाराजगी, जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उनकी नाराजगी जाहिर तौर पे सही है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बिहार के क्या हालात हैं और बिहार से एक बड़ा मैसेज जाएगा जब यही कहीं पे वो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट कहां से कौन लड़ेंगे उनके नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र में कौन सांसद कहां से खड़े होंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, कहां से उनकी तैयारी के लिए उनके पास पुख्ता वक्त उनके पास नहीं मिल पाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद जी की नाराजगी जग जाहिर है और उन्होंने आज तो दो टूक शब्दों में राहुल गांधी को भी कह दिया है कि भाई आप ठीक है यात्रा पे निकले हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत पक्ष है, जो सबसे जरूरी चीज है, उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। मिल बैठकर ये तय करना चाहिए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, ये तय करना अभी सबसे अहम है। क्योंकि एनडीए जो है वो पूरी ताकत लगा चुकी है, पीएम मोदी खुद मैदान में है, लगातार पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद आज शनिवार को वो बिहार में है और लगातार जो है वो इंडिया अलायंस पे निशाना साध रहे हैं। जी काजल। राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए 3 मार्च को महागठबंधन भी होना है और ऐसे में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही महागठबंधन को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।